हेलो। आज हम लोग इंडक्शन मोटर के आगे का चालू करेंगे। कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फिर आगे का थ्योरी देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हेन एन इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट फुल लोड द रोटर रिएक्टेंस इज डैश रोटर रेजिस्टेंस। ठीक है, फुल लोड में रन कर रहा है। ठीक है, फुल लोड में रन कर रहा है। फुल लोड में रन कर रहा है मतलब स्लिप की वैल्यू हाई है। स्लिप इज हाई, सॉरी स्लिप इज लो। फुल लोड मतलब क्या है, हाई स्पीड में चल रहा है। स्लिप इज लो। और रोटर रिएक्टेंस क्या होता है, एस इंटू एक्स टू होता है ना। तो ये समझ सकते हैं कि जब फुल लोड में चल रहा है, जब फुल लोड में चल रहा है तो स्लिप की वैल्यू कितना है। स्लिप की वैल्यू लगभग लगभग आपका जीरो के बराबर है। तो उस समय जो रोटर रिएक्टेंस होता है वो रोटर रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच जाता है। समझे, आसपास कंपेरेटिबल टू रोटर रेजिस्टेंस आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्लिप ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इंक्रीजेस, अगर स्लिप की वैल्यू बढ़ती है, द पावर फैक्टर ऑफ द रोटर सर्किट। अब रोटर सर्किट में क्या होता है, रोटर रेजिस्टेंस हमारा रनिंग कंडीशन में बन जाता है R2/S, और रोटर रिएक्टेंस हमारा बन जाता है X2। ठीक है, तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा, R/Z होता है। R मतलब R2/S, और Z की वैल्यू अंडर रूट ऑफ R2/S का होल स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा R2/S अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर X2 स्क्वायर अपॉन एस, ये दोनों कट जाएगा। तो ये बन जाएगा पावर फैक्टर, ये आपका बन जाएगा R2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2 का स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर X2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जो है स्लिप की वैल्यू जब इंक्रीज होती है, ठीक है, इफ द स्लिप इंक्रीज है, स्लिप बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर का टर्म बढ़ेगा। स्लिप की वैल्यू जब बढ़ेगी तो डिनोमिनेटर का टर्म बढ़ेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर का टर्म बढ़ेगा। डिनोमिनेटर का टर्म बढ़ेगा तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जब स्लिप की वैल्यू बढ़ती है देन पावर फैक्टर इज, स्लिप की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है। ठीक है, स्लिप की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, स्लिप बढ़ेगा तो डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो पावर फैक्टर, जब रनिंग कंडीशन में पावर फैक्टर ज़्यादा। एट हाई स्टार्टिंग टॉर्क can be a high starting torque can be obtained in a three phase induction motor by। हाई स्टार्टिंग टॉर्क कैसे मिलेगा, स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग टॉर्क इक्वल टू 3/ओमेगा s E2 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर इंटू R2 होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क आपको ज़्यादा कब मिलेगा। अच्छा, हम लोग ये भी देखे हैं, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, R2/X2। ठीक है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क आपको कब मिलेगा, जब रोटर रेजिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा। रोटर रेजिस्टेंस जितना बढ़ाते जाओगे स्टार्टिंग टॉर्क आपका बढ़ते जाएगा। क्यों स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ते जाएगा, स्टार्ट कंडीशन में हम लोग टॉर्क का फॉर्मूला देखे थे, टॉर्क एट स्टार्टिंग कंडीशन। ठीक है, टॉर्क एट स्टार्टिंग कंडीशन, जनरली टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू 3/ओमेगा s E2 स्क्वायर R2 अपॉन S अपॉन R2/S का होल स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब स्टार्ट के समय में S की वैल्यू ज़्यादा रहती है, स्टार्ट के समय में S की वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो खाली X2 स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग रखेंगे। और टॉर्क बराबर हो जाता है 3/ओमेगा s E2 स्क्वायर R2/S अपॉन X2 का स्क्वायर हो जाएगा। R2/S वाले टर्म को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो टॉर्क जो होता है स्टार्ट के समय में, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो रोटर रेजिस्टेंस को आप बढ़ाओगे तो आपका स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ेगा। द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ अ थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज डैश द सप्लाई वोल्टेज। स्टार्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, 3/ओमेगा s E2 स्क्वायर R2 अपॉन R2 का स्क्वायर प्लस X2 का स्क्वायर होता है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2 स्क्वायर होता है।
E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सप्लाई वोल्टेज होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि स्टार्टिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ एन इंडक्शन मोटर इज मैक्सिमम व्हेन रोटर रेजिस्टेंस पर फेज इज इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस पर फेज। एस की वैल्यू होती है R2/X2। स्टार्ट में ही मैक्सिमम टॉर्क चाहिए, मतलब एस की वैल्यू 1 चाहिए, तो रोटर रेजिस्टेंस जब रोटर रिएक्टेंस के बराबर हो जाता है तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क क्या मिलता है, मैक्सिमम मिलता है। अंडर रनिंग कंडीशन द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज अकर एट दैट वैल्यू ऑफ स्लिप एट विच रोटर रेजिस्टेंस पर फेस इज डैश रोटर रिएक्टेंस पर फेस। मैक्सिमम टॉर्क रनिंग कंडीशन पे किस स्लिप में मुझे मिलेगा। अंडर रनिंग कंडीशन द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ थ्री फेस इंडक्शन मोटर एट दैट वैल्यू ऑफ स्लिप रिएक्टेंस पर रनिंग कंडीशन पे मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा। रनिंग कंडीशन द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ थ्री, मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है। रनिंग कंडीशन द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ थ्री इक्वल 2 टाइम्स तो नहीं होगा, 4 टाइम्स। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है। स्लिप की वैल्यू क्या होगी, स्लिप एट विच वी गेट मैक्सिमम टॉर्क, ये होता है R2/, ठीक है। इसका नन ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं बन रहा है। the maximum torque of a three phase induction motor and under running condition, maximum torque is square of the supply voltage के proportional, proportional to supply voltage गलत है, inversely react proportional। हम टॉर्क का फार्मूला देख लेते हैं। T max बराबर क्या होता है, पाई ओमेगा एस 2 स्क्वायर V2 स्क्वायर अपॉन 2x2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर रिएक्ट। if the supply voltage of three phase induction motor is in torque increases, voltage के स्क्वायर होता है। the three phase induction motor is so designed that rotor should have high resistance under low resistance under running condition। रनिंग कंडीशन पे लो रेजिस्टेंस क्यों चाहिए, लो रेजिस्टेंस क्योंकि लो रेजिस्टेंस will cause low losses। रेजिस्टेंस कम होने के कारण, रेजिस्टेंस कम अगर होगा तो लॉसेस हमारा क्या होगा, कम होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस कम होने से क्या होगा, लॉसेस कम होगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको लो रेजिस्टेंस। इफ अ थ्री फेस इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट अ स्लिप S, देन रोटर कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, S इंटू रोटर इनपुट होता है, ठीक है। मैंने बताया था रोटर इनपुट किसको बोलेंगे, रोटर इनपुट ये हमारा होता है PG, ठीक है। रोटर इनपुट क्या होता है, PG। कॉपर लॉस क्या होता है, कॉपर लॉस हमारा होता है S इंटू PG, ठीक है। इसको एयर गैप पावर भी बोलते हैं, एयर गैप पावर भी कहा जाता है। कॉपर लॉस हो गया, फिर रोटर आउटपुट, रोटर आउटपुट तो क्या बोलते हैं, PM बोलते हैं। तो एक और नाम दिया जाता है मैकेनिकल पावर इनपुट, मैकेनिकल पावर इन। तो जो PM होता है वो किसके बराबर होता है, 1 - S इंटू PG के बराबर, ठीक है। रोटर कॉपर लॉस SPG, तो ये हो जाएगा आपका S इंटू रोटर इनपुट। इफ एन इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट स्लिप S, देन रोटर आउटपुट PM होता है 1 - S इंटू रोटर इनपुट।
ठीक है। इफ एन एस एंड एन आर द स्पीड ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड रोटर रिस्पेक्टिवली, देन रेशियो रोटर इनपुट टू रोटर आउटपुट। देखिए एन एस दिया है, तो हमारा रोटर इनपुट आपका क्या है, रोटर आउटपुट क्या होता है, पीएम। ये होता है 1 - s इंटू पीजी के बराबर होता है। रोटर इनपुट क्या होता है, रोटर इनपुट आपका पीजी होता है, तो इसका रेशियो निकालेंगे, रोटर इनपुट अपॉन रोटर आउटपुट। रोटर इनपुट को मैं पीजी कह देता हूँ, रोटर आउटपुट को 1 - s इंटू पीजी कह देता हूँ। ये हो जाएगा 1/1 - s, और s क्या होता है, एन एस माइनस एन अपॉन एन एस होता है। ये आपका हो जाएगा 1/ns माइनस एन एस प्लस एन होल अपॉन एन एस, ये दोनों कट जाएगा, आ जाएगा एन एस अपॉन एन एस अपॉन एन के बराबर। क्वेश्चन है, फॉर अ हाई एफिशिएंसी ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर द स्लिप शुड बी एज स्मॉल। एफिशिएंसी हाई होने के लिए क्यों, रोटर कॉपर लॉस क्या होता है, रोटर कॉपर लॉस क्या आपका आता है एस इंटू पीजी के बराबर। और हाई एफिशिएंसी, हाई एफिशिएंसी होने के लिए रोटर कॉपर लॉस शुड बी मिनिमम, शुड बी मिनिमम। रोटर कॉपर लॉस एकदम कम होना चाहिए। रोटर कॉपर लॉस अगर मिनिमम होगा तो एस शुड ऑल्सो बी मिनिमम, एस शुड बी मिनिमम, एस की वैल्यू भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस कारण से क्या होगा, एस जितना कम रहे उतना ज़्यादा एफिशिएंसी रहता है इंडक्शन मोटर का। A 3 फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 2% स्लिप। स्लिप की वैल्यू 2% दिया है, मतलब पर यूनिट में 0.02 होगा। इफ द इनपुट टू रोटर एस, रोटर इनपुट को हम लोग पीजी कहते हैं, यह आपका 1000 वाट है। रोटर इनपुट को पीजी कहते हैं, यह आपका 1000 वाट है। तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड कितना होता है, 1 - s इंटू पीजी होता है। 1 - 0.02 इंटू पीजी की वैल्यू आपकी कितना है, 1000। आंसर आ जाएगा 1 - 0.02 करेंगे तो कितना आएगा, 0.98 इंटू 1000। आंसर आ जाएगा 980। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, The approximate efficiency of a 3 phase 50 Hz 4 pole induction motor running at 1350 RPM। ठीक है, अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी, अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी निकालते हैं, ये होता है रोटर आउटपुट अपॉन रोटर इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो रोटर आउटपुट हमारा होता है 1 - s इंटू पीजी अपॉन रोटर इनपुट होता है पीजी मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 कैंसिल कर दिए, तो ये 1 - s इंटू 100। अब क्या करते हैं, s की वैल्यू निकाल लेते हैं, पहले ns निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले ns निकाल लेते हैं। ns की वैल्यू कितनी होगी, ns इज इक्वल टू 120 f अपॉन p होता है। 120 इंटू फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 50, p की वैल्यू दिया हुआ है 4, ये आपका आ जाएगा 1500 RPM। n की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 1350 RPM। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग s निकाल लेते हैं। s इज इक्वल टू होता है ns माइनस n अपॉन ns।
एन एस हमारा है 1500, एन की वैल्यू है 1350, 1350 बटे 1500, ये आ जाएगा 150 बटे 1500, ये आ जाएगा 1/10। तो एफिशिएंसी हमारी आ जाएगी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 - s × 100, 1 - s × 100, तो 1 - 1/10 × 100, ये आ जाएगा 9/10 × 100, 0 0 कट गया, बच जाएगा 90%। ये अप्रोक्सीमेट एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी। इन अ स्क्विरल केज मोटर द नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट इज, या तो कम रहे या ज्यादा रहे, बराबर कभी नहीं होता। ठीक है, यहां पर मैं बता देता हूं, नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट, नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट इज नेवर इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर स्लॉट। ठीक है, एक फेनोमेना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉगिंग, टू प्रिवेंट कॉगिंग। ठीक है, एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉगिंग। अब ये कॉगिंग क्या होता है? कॉगिंग ये होता है अ फेनोमेना, एक एक चीज होती है, समझ लीजिए मोटर में, इन विच द रोटर fail to rotate at start ड्यू टू मैग्नेटिक लॉकिंग। ठीक है, मैग्नेटिक लॉक हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाता है? मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। मैग्नेटिक लॉकिंग किसमें हो जाएगा? मैग्नेटिक लॉकिंग आपका हो जाएगा जब रोटर स्लॉट और स्टेटर स्लॉट बराबर हो जाता है, तब मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन अ स्क्विरल केज रोटर द बार्स आर नॉट प्लेस पैरेलल टू शाफ्ट बट आर स्क्यूड टू हैव, देखिए बार कैसा होगा, ये जो रोटर के जो बार्स होते हैं वो स्क्यूड बार्स होते हैं। स्क्यूड बार्स का क्या मतलब हो गया? ये जो रोटर का जो छड़ रहेगा, जो मैंने बताया था रोटर छड़ से बना रहता है। ठीक है, रोटर का जो छड़ रहेगा वो इस तरह से रहेगा। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक स्क्यूइंग हो जाती है। ये जैसे आपका जो बार होगा वो इस तरह से बना रहता है, ऐसा टेढ़ा रहेगा बार। ठीक है, ये जो बार रहते हैं वो क्या रहते हैं? टेढ़ा रहता है, ऐसा स्क्यूड रहता है। इसी को स्क्यूड बार बोलते हैं, टेढ़ा बार है ये। ठीक है, स्क्यूड बार से ऐसा टिल्टेड रहता है। ठीक है, इसको जानबूझ करके हल्का सा मोड़ करके रखा जाता है। और ये सारे बार्स को हम लोग क्या करते हैं? एंड रिंग से जोड़ देते हैं। ये सभी बार्स को क्या करेंगे? एंड रिंग से जोड़ देंगे। ये सभी बार्स को क्या करेंगे? ऐसा एंड रिंग से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्यूड बार्स, स्क्यूड बार्स। ये स्क्यूड बार्स क्यों रखते हैं हम लोग? स्क्यूड बार्स आर डन, बार्स आर स्क्यूड टू प्रिवेंट क्रॉलिंग। एक होता है क्रॉलिंग, सॉरी क्रॉलिंग बोल रहा हूं, टू प्रिवेंट हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स को भी कम करता है, और प्लस साथ साथ क्या करेगा? प्लस साथ साथ ये यूनिफॉर्म टॉर्क देता है। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस यूनिफॉर्म टॉर्क। यूनिफॉर्म टॉर्क बनाता है। यूनिफॉर्म टॉर्क बनाने के कारण से ही हम लोग इसको जो है स्क्यूड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ द एयर गैप बिटवीन द रोटर एंड स्टेटर ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज इंक्रीज, देन नो लोड करंट डिक्रीज नहीं होता, लीकेज रिएक्टेंस भी डिक्रीज नहीं होता, लीकेज रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। लीकेज रिएक्टेंस आपका बढ़ जाता है। लीकेज रिएक्टेंस क्यों बढ़ता है? लीकेज रिएक्टेंस is increased
ड्यू टू इंक्रीज इन लीकेज फ्लक्स। ठीक है, लीकेज फ्लक्स जो है वो बढ़ जाएगा। एयर गैप बढ़ने के कारण से क्या हो जाता है, लीकेज फ्लक्स बढ़ जाता है, और लीकेज फ्लक्स बढ़ जाता है तो उसी के कारण से क्या हो जाता है, लीकेज रिएक्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द स्लिप ऑफ इंडक्शन मोटर इंक्रीजेस देन करंट इन द स्टेटर वाइंडिंग। करंट का क्या फॉर्मूला होता है, I2 इज इक्वल टू E2 अपॉन अंडर रूट ऑफ R2/S का होल स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर। स्लिप इंक्रीज हो रहा है, स्लिप इज इंक्रीजिंग, मतलब R2/S ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। R2/S डिक्रीज हो रहा है तो डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग, और डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज होता है, इसलिए इसका आंसर आएगा ए, करंट इज इंक्रीजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंडीशन ऑफ इंडक्शन मोटर, द कंडीशन ऑफ इंडक्शन मोटर at no load resembles those of a transformer whose secondary is open circuited। ओपन सर्किटेड सेकेंडरी जैसा बिहेव करता है। ठीक है, वो क्या करता है, ओपन सर्किट सेकेंडरी जैसा बिहेव करता है। नेक्स्ट जो है शॉर्ट स्टैंड स्टिल कंडीशन में जब हम लोग चलाते हैं ट्रांसफार्मर को तो ये शॉर्ट सर्किटेड ट्रांसफार्मर जैसा बिहेव करता है। इसका जब हम लोग टेस्टिंग पढ़ेंगे, टेस्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर में हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, अभी खाली आंसर बता दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में अलग अलग 3 रीजन देखा था, ठीक है, तो 3 मोड ऑफ ऑपरेशन हमने पढ़ा था। मोड ऑफ ऑपरेशन में हम लोगों ने 3 मोड ऑफ ऑपरेशन पढ़ा था। पहला मोड ऑफ ऑपरेशन क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मोटरिंग मोड। मोटरिंग मोड में क्या होता था, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। मोटरिंग मोड में स्लिप की वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है। तो ये जो एरिया हो गया, ठीक है, ये जो एरिया आ गया आपका, ये आपका मोटरिंग मोड वाला एरिया हो गया। ठीक है, ये जो एरिया आपका जो मैं वाइट शेड कर रहा हूँ, ये आपका मोटरिंग मोड वाला एरिया हो गया। ठीक है, इस मोड में ट्रांसफॉर्मर एज अ मोटर वर्क करता है। ठीक है, इस मोड में ट्रांसफॉर्मर आपका एज अ मोटर वर्क करता है, सॉरी ट्रांसफॉर्मर बोल रहा हूँ, इंडक्शन मशीन एज मोटर वर्क करता है मोटरिंग मोड में। ठीक है, दूसरा हम लोगों ने मोड पढ़ा था जिसको बोलते थे जनरेटिंग मोड। जनरेटिंग मोड जनरेटिंग मोड में स्लिप की वैल्यू लेस देन, स्लिप इज लेस देन, स्लिप इज लेस देन 0, जिसमें स्लिप की वैल्यू 0 से कम आती है। स्पीड n इज ग्रेटर देन ns हो जाता है। तो ये जो मोड हो गया, नेक्स्ट वाला जो मोड है जो रेड कलर से शेड कर रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जनरेटिंग मोड कहेंगे। ये आपका क्या हो गया, जनरेटिंग मोड हो गया। ये आपका क्या हो गया, जनरेटिंग मोड हो गया। ठीक है, और तीसरा जो मोड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, तीसरा जो मोड होता है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग मोड। ब्रेकिंग मोड में क्या होता है, ब्रेकिंग मोड में आपका जो स्लिप होता है, स्लिप इज ग्रेटर देन 1 आ जाता है। ठीक है, मतलब एन डायरेक्शन ऑफ, इसमें एन और एन एस का डायरेक्शन अलग अलग होता है। डायरेक्शन ऑफ एन एंड एन एस इज अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण से वो एड अप हो जाता है, तो स्लिप की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है। तो स्लिप की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाएगी तो कहाँ पर आएगा, ये वाला जो आपका जो रीजन है, ये आपका ब्रेकिंग मोड का रीजन है। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, जो ग्रीन कलर से शेडिंग कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, ब्रेकिंग मोड का रीजन हो गया। ग्रीन कलर से जो शेड कर रहा हूँ, ये क्या हो गया, आपका ब्रेकिंग मोड का रीजन हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका रिलेशनशिप बिटवीन
relationship between full load torque full load torque full load torque and maximum torque। ठीक है, तो ये आपका ये थोड़ा क्लियर नहीं है तो मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। फुल लोड टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क ये होता है 2 अपॉन फुल लोड स्लिप अपॉन मैक्सिमम स्लिप और प्लस मैक्सिमम स्लिप, मतलब मैक्सिमम स्लिप नहीं है, स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क है अपॉन फुल लोड स्लिप। ठीक है, ये आपका रिलेशनशिप होता है। जैसे एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल, अगर आपका फुल लोड स्लिप आ रहा है आपका मान लीजिए 0.01, ठीक है, और रोटर रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 0.1 और रोटर रिएक्टेंस आपको दिया हुआ है 0.3, तो आपको मैक्सिमम टॉर्क का जो स्लिप है वो कैसे निकालते हैं, R2/X2 करके निकालते हैं। R2 आपका 0.1 दिया हुआ है, X2 आपका 0.3 दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा 1/3। तो आपको फुल लोड टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क में क्या अंतर रहेगा, तो फुल लोड टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन फुल लोड स्लिप है 0.01 मतलब 1/10, 1/10 अपॉन 1/3 और प्लस 1/3 अपॉन 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फुल लोड टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क, ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन 3/10 और प्लस 10/3, 3/10 और प्लस 10/3 आ जाएगा। तो फुल लोड टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क ये आपका आ जाएगा 2/9 प्लस 100/30। तो फुल लोड टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क ये आ जाएगा 60/109, इस रेशियो पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब फुल लोड टॉर्क की वैल्यू मैक्सिमम टॉर्क से तो कम ही होगी। ठीक है, लेकिन इनका रिलेशन ये आएगा। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, उस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं कि इफ रोटर रिएक्टेंस आपको दिया हुआ है 0.2 ओम, 0.2 ओम, सॉरी रोटर रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 0.2 ओम और रोटर रिएक्टेंस आपको दिया हुआ है 0 मान लीजिए रोटर रिएक्टेंस आपको दिया हुआ है 0.3 ओम। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर so that, या व्हाट शुड बी द फुल लोड स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर, फुल लोड स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर so that the full load torque is 1/4 of maximum torque। मैक्सिमम टॉर्क का 1/4 आ जाए तो हम लोग को क्या रखना पड़ेगा, फुल लोड स्पीड। तो हम लोग को पता है फुल लोड टॉर्क ये आपका हाफ ऑफ, सॉरी 1/4 ऑफ मैक्सिमम टॉर्क दे दिया। तो TEFL अपॉन TEM अगर ये लेते हैं हम लोग तो 2 अपॉन SMT अपॉन SFL प्लस SFL अपॉन SMT होता है। ठीक है, तो सबसे पहले SMT निकाल लेते हैं, स्लीप एट मैक्सिमम टॉर्क कैसे निकालते हैं, R2/X2 करके, तो ये आंसर आ जाएगा 2/3। तो TEFL अपॉन TEM की वैल्यू मैं क्या रखूंगा, 1/4 इज इक्वल टू 2/2/3 अपॉन SFL और प्लस SFL अपॉन 2/3, ये ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो 1/4 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2/3 SFL, 2/3 SFL और प्लस 3 SFL अपॉन 2।
ठीक है, इसका एलसीएम ले लेंगे, 1/4 इज इक्वल टू 2/2, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 SFL का स्क्वायर अपॉन 3 2 जा 6 SFL हो जाएगा। तो 1/4 इज इक्वल टू 6 2 जा 12 SFL अपॉन 4 प्लस 9 SFL का स्क्वायर। ठीक है, आगे का सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 9 SFL का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 4 जा 48 SFL हो गया। तो 9 SFL का स्क्वायर माइनस 48 SFL और प्लस 4 बराबर 0। SFL की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसको सॉल्व करेंगे। 48 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, 48 का स्क्वायर माइनस 4AC, 4 × 9 × 4 डिवाइडेड बाई 2A, 2 × 9। इसको मैं सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कितना आंसर आएगा। सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। 48 का स्क्वायर माइनस 4 × 9 × 4 अंडर रूट और प्लस 48। एक आ रहा है आपका 5.24 आ रहा है, SFL की वैल्यू एक आ रही है 5.24, और एक आएगा आपका, दो वैल्यू मिलेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आपका आ रहा है 0.08 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो स्लिप की वैल्यू 1 से कम आती है उसको हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये आपका आ जाएगा SFL, और SFL की वैल्यू कितनी होती है, NS माइनस N अपॉन NS। मान लीजिए NS की वैल्यू 1500 है, 4 पोल का और 50 हर्ट्ज का इंडक्शन मोटर है। और N अपॉन, अच्छा N आपको निकालना है, N आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, N बराबर 1 माइनस S इंटू NS होता है, 1 माइनस SFL इंटू NS हो जाएगा। तो 1 माइनस 0.08 इंटू NS मान लीजिए 1500 है, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1380 RPM। मतलब आपको 1/4 अगर चाहिए तो 1380 RPM में चलाना पड़ेगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अगला रिलेशन है स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क, इसकी वैल्यू होती है 2 टाइम्स ऑफ टॉर्क एट स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क अपॉन 1 प्लस SMT का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन आता है आपका स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आ जाएगा, मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाता है, अगर रोटर रिएक्टेंस आपका दे रहा है 0. रिएक्टेंस आपको दिया हुआ है, रोटर रिएक्टेंस इट इज इक्वल टू 0.4, 0.4 दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट शुड बी रोटर रेजिस्टेंस टू गेट स्टार्टिंग टॉर्क इक्वल टू 80% ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। स्टार्टिंग टॉर्क मुझे मैक्सिमम टॉर्क का 80% चाहिए, तो स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क, ये आपका 80% है, मतलब 0.8 लिख सकते हैं। तो 0.8 फॉर्मूला में बैठाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क अपॉन 1 प्लस स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क का स्क्वायर। तो 0.8 प्लस 0.8 इंटू SMT का स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ SMT आ जाएगा। तो 0.8 SMT का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ SMT प्लस 0.8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
एस एम टी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, एस एम टी इट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस बी, सॉरी माइनस बी मतलब 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2a। इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 0.8, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 0.8 इंटू 0.8, इसको कर देते हैं अंडर रूट, है ना। तो ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 1.2 अपॉन 1.6 आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका 3.2 अपॉन 1.6 मतलब 2 आ जाएगा, और एक आ जाएगा आपका 0.8 अपॉन 1.6 मतलब 1/2 आ जाएगा, मतलब 0.5 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जो है स्लिप की वैल्यू 1 से ज़्यादा तो लेते नहीं है मोटरिंग मोड में, तो स्लिप की वैल्यू आपका 0.5 आ गया। और स्लिप एट मैक्सिमम टॉर्क होता है आपका R2 अपॉन X2, मतलब 0.5 इज इक्वल टू R2 अपॉन X2, कितना दिया है क्वेश्चन में, X2 आपको दिया हुआ 0.4, R2 की वैल्यू आ जाएगी 0.5 इंटू 0.4, 5 चौक 20, आंसर आ जाएगा 0.2 ओम आ जाएगा, ठीक है, 0.2 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब ये आपका क्या हो गया, इंडक्शन मोटर का स्टेटर इक्विवेलेंट करके से R1 क्या हो गया, R1 आपका हो गया स्टेटर रेजिस्टेंस, स्टेटर रेजिस्टेंस, X1 क्या हो गया, स्टेटर रिएक्टेंस हो गया, स्टेटर रिएक्टेंस, ठीक है। RC क्या हो गया, कोर रेजिस्टेंस, XC क्या हो गया, X5 या XC दिया हुआ, ये हो गया आपका कोर रिएक्टेंस। ये बेसिकली जो है म्यूचुअल रिएक्टेंस, म्यूचुअल रिएक्टेंस कह सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण से जो म्यूचुअल रिएक्टेंस होगा वो, ठीक है। और रोटर का सर्किट क्या है, रोटर में रेजिस्टेंस और SX2 रोटर इक्विवेलेंट सर्किट, ठीक है, रिफर टू रोटर इक्विवेलेंट सर्किट अगर लेते हैं तो S से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा JX2 अब R2/S हो जाता है, ठीक है। ये वेरिएबल होता है इसलिए इसको हम लोग एरो से शो किए हैं, और रोटर स्टेटर की तरफ रिफर करेंगे तो बन जाएगा JX2 का स्क्वायर अपन R2 डैश अपन इक्विवेलेंट, कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट आपका क्या हो गया, कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट, सर्किट आपका ये हो गया, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो है प्लगिंग और ब्रेकिंग, सॉरी नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे, और स्टार्टिंग ऑफ इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे, ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग और ब्रेकिंग ऑफ इंडक्शन मोटर, ठीक है। उसके बाद हमारा इंडक्शन मोटर कवर अप हो जाएगा। थैंक यू।